हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 4 दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ ही हम टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप मतलब एबल हो ही क्यों होंगे, आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो आप गेस कर सकते हैं कि क्यों मेटल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं मशीनरीज वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स वगैरह भी बनती है मेटल की, सैटेलाइट बनते हैं, इंडस्ट्री गैजेट्स बनते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, वाटर बॉयलर्स भी बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम इससे बना सकते हैं मेटल से। तो आपको ये फैमिलियर भी है, इनके यूज़ेस के बारे में पता है, नॉन मेटल्स के यूज़ के बारे में भी पता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग जो यूज़ हैं इनके, वो हम मतलब यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और हम श्योर हैं कि आप गेस कर सकते हैं कि क्या ये राइट है कि नहीं है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हों चाहे केमिकल हों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको उनके यूज़ेस के बारे में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपके यूजेस क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल जो है वो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो इनहेल करते हैं उसे ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो वो कौन सा नॉन मेटल है जिसे इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग? सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? दैट इज़ आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज जो होता है फर्टिलाइज़र में, वो एनहांस करता है ग्रोथ किसकी? प्लांट्स की। तो कौन सा नॉन मेटल है जो यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में? दैट इज़ आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। नॉन मेटल जो है वो यूज़ होते हैं वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में भी। क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं ना वाटर में, वहाँ पर ये नॉन मेटल ही यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज़ होता है पर्पल कलर सोल्यूशन में, जो अप्लाई कहाँ पे होता है? वाउंड्स पे, जहाँ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हो ना आप। पर्पल कलर का एंटीसेप्टिक भी होता है, जिससे आप कहीं पे चोट लग जाए तो वहाँ पे वो पर्पल कलर का एक आप एंटीसेप्टिक यूज़ करते हो, उसी को आप क्या बोलते हो? वो नॉन मेटल ही होता है। नॉन मेटल आपके क्रैकर्स में, जो पटाखे वगैरह होते हैं, उनमें भी यूज़ किए जाते हैं। आप कुछ और यूजेस भी इनके ऐड कर सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल के अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो मेटल आपके कहाँ पे यूज़ होते थे? मेटल्स आपके यूज़ हुए आपके एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, ज्वेलरी भी बनती है गोल्ड आपकी, ठीक है, सिल्वर की भी ज्वेलरी बनती है। तो ये सब मेटल्स आपके वहाँ पे यूज़ होते हैं। और नॉन मेटल कहाँ पे आ गया आपकी? जो आप इनहेल करते हो गैस सांस लेते टाइम, वो भी नॉन मेटल होती है। जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, वो भी आपका नॉन मेटल है। साथ में प्यूरिफिकेशन जो होती है वाटर की, वहाँ पे भी नॉन मेटल का यूज़ होता है। जो पर्पल कलर का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, जो आप जख्म पे यूज़ करते हो चोट लगने पे, वो भी आपका नॉन मेटल होता है। और आपके क्रैकर्स में भी क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये सब था आपके चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। क्या प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, और क्या यूजेस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के। अब हम डिस्कस करेंगे इनके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से किसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं? जिंक आपका मेटल है, आपको पता है। फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। तो जिंक है एक जो मेटल है, तो हमें पता है कि जिंक में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होते हैं, उसके वायर्स बना सकते हो, उसकी शीट्स बना सकते हो। तो इसलिए जिंक की यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? शीट्स बनाने के लिए जिंक आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो करेक्ट है? सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो आपके डक्टाइल्स होते हैं। सारे के सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। जनरली मेटल आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सबसे पहले प्रॉपर्टी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी की थी। अब सारे नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी हम वायर्स नहीं बना सकते। सोडियम भी आपका मेटल है, हम उसकी वायर्स नहीं बना सकते। पोटेशियम भी आपका मेटल है, वो वायर नहीं बना सकते। तो सारे कहना गलत होगा। नॉन मेटल डक्टाइल होते ही नहीं है, फिर चाहे थोड़े हों या सारे हों, तो वो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली जो मेटल होते हैं आमतौर पर वो डक्टाइल होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। जब हम ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर चुके हैं कि नॉन मेटल डक्टाइल होते ही नहीं है, तो कुछ का क्या बात है? मतलब नॉन मेटल वाला करेक्ट इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। तो जनरली हमारा यही ऑप्शन आएगा, सी वाला, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल भी हैं जिनको हम शीट्स मतलब उनकी वायर्स नहीं बना सकते। जैसे कि मरकरी है आपका, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर की, उसकी हम वायर नहीं बना सकते।
नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। यहाँ पे फर्स्ट आप फिलअप्स आपका फॉस्फोरस इज़ ए वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है, लेकिन क्या है वो रिएक्टिव होता है, इसलिए हमने इसको वाटर में रखते हैं। वो एयर के साथ जल्दी, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको कहाँ पे रखा जाता है, वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क करना है टी अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी और एफ करना अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या आमतौर पर जो नॉन मेटल होते हैं क्या वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ? हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करते ही नहीं है एसिड के साथ, तो जनरली वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये रियलिटी है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें उसके क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है कैरोसिन आयल में। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट डी है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोल आपका जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो कोयले की हम वायर्स नहीं ड्रा कर सकते। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जहाँ से जैसे आपको बताया गया है अपीयरेंस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके बेसिस पे आपने डिफरेंस बतानी है मेटल्स और नॉन मेटल पे। मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। जैसे अपीयरेंस में मेटल्स आपके क्या होते हैं, लस्टर शाइनिंग होते हैं, तो नॉन मेटल आपके डल होते हैं, उनकी शाइन नहीं होती। हार्डनेस में आपके मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मैलिएबिलिटी में आपके मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ड्रा कर सकते हो, लेकिन इनको नॉन मेटल को हम शीट्स नहीं बना सकते। डक्टिलिटी में आप मेटल्स की वायर्स ड्रा कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल की वायर्स नहीं बना सकते। हीट कंडक्शन में ये गुड कंडक्टर होते हैं मेटल हीट के, नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के। इलेक्ट्रिसिटी के केस में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी डिफरेंस आ गई मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अगर आपको पूछा जाए इनके बारे में, डिफरेंस भी पूछी जाए, तो सीधे आप ऐसे ही लिख सकते हो पॉइंट, मेटल आर लस्टर्स, नॉन मेटल्स आर डल, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, metals can be drawn into wire, non-metals cannot be drawn into wire. Metals are good conductors of heat, non-metals are poor conductor of heat. Metals are good conductor of electricity, non-metals are poor conductor of electricity. ये आपके आगे डिफरेंस के पॉइंट मेटल्स और नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन, आपको रीज़न बतानी है कि आप एल्युमिनियम फॉइल्स को यूज़ करते हो रैप करने के लिए फूड आइटम्स। घरों में आप करते हो ना, खाने को रैप करके टिफिन में लेके जाते हो, क्यों करते हो। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा है, इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस। रॉड्स जो होती हैं हीट करने वाली लिक्विड, आपके रॉड्स जो वाटर के गर्मी क्या बोल रहे हैं विंटर में आप यूज़ करते हो अपनी रॉड्स जो वाटर को गर्म करने के लिए, वो भी मेटलिक सब्सटेंस की बनी होती हैं, क्यों। नेक्स्ट सी में पूछा है, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में, ऐसा क्यों। डी पार्ट में पूछा है, सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन में, ऐसा क्यों। देखिए एल्युमिनियम फॉयल को हम यूज़ कर सकते हैं रैप करने के लिए फूड आइटम, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम की जो मेटल होता है आपका ये मैलिएबल है, उसको थिन शीट्स में ड्रा कर सकते हैं, उसको बीट करके उसके फॉयल बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसकी फॉयल बनती है और उसकी फॉयल बेटर होती है फूड को रैप करने के लिए। नेक्स्ट था आपका कि रॉड ही क्यों यूज़ की जाती है मेटलिक सब्सटेंस के लिए। इमर्सन रॉड जो होती है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इमर्सन रॉड का यूज़ किया जाता है हीट करने के लिए लिक्विड को, जो किसकी बनी होती हैं, मेटलिक सब्सटेंस की। अब जिंक, कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्ट सोल्यूशन में से, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करके कैरोसिन में इसलिए रखा जाता है कि ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स आपके, ये ईजिली कैच कर लेते हैं फायर अगर इनको खुले में एयर में छोड़ा जाए तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। क्या आप लेमन के पिकल जो होता है, अचार होता है, क्या उसको एल्युमिनियम के यूटेंसिल में इसको स्टोर करके रख सकते हो, एक्सप्लेन करना है।
लेमन पिकल जो है उसको स्टोर नहीं कर सकते एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में, क्योंकि लेमन पिकल के अंदर एसिड होते हैं और एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी में कि जब मेटल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड्स के साथ, और लेमन के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। उस जब ये रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो स्पॉइल खराब कर देगी आपके पिकल को, मीन्स लेमन के पिकल को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैच करने हैं सब्सटेंस जो गिवन दी हैं आपको कॉलम ए में और किसके साथ कॉलम बी में, वो भी उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। जैसे गोल्ड, गोल्ड का आपका क्या बनेगा? ज्वेलरी। आयरन, आयरन की आपकी क्या बन सकती है यहाँ पे? मशीनरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की क्या बनेगा आपका? रैपिंग फूड, ये ऑलरेडी हमने किया है। आयरन की आपकी मशीनरी, गोल्ड की आपकी ज्वेलरी। मरकरी आपका किस कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मामीटर में। कॉपर की आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती है। कार्बन आपका एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपने इसको मैच करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पाउड ऑन ए कॉपर प्लेट। जब आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है अगर वो कॉपर प्लेट पे पड़ जाए तो। दूसरे बी पार्ट में पूछा, अगर आयरन नेल जो है अगर उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? आपको इनकी इक्वेशन की रिएक्शंस भी लिखनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहाँ कॉपर प्लेट के ऊपर रखेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि कॉपर जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है और कोई भी नया प्रोडक्ट वो नहीं बनाएगा। जिंक होता, आयरन होता तो कुछ रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। दूसरा, आयरन जो है बहुत ही रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन में। अगर आयरन को कहाँ पे रखा जाए? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा जाएगा तो आयरन जो है वो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। और रिएक्शन क्या होगी? ये देखिए, आयरन की रिएक्शन हो गई कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर को यहाँ से हटा दिया उसने, उसकी जगह ले ली और कॉपर जो है वो लेफ्ट बच गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोनी टूक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। स्लोनी ने बर्निंग चारकोल का पीस लिया, कलेक्ट किया गैस को जो इवॉल्व हो रही है एक टेस्ट ट्यूब में। अब वो कैसे फाइंड करेगी कि जो गैस थी वो कौन सी थी? और आपको वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है रिएक्शंस की जो इस प्रोसेस में हुई। ठीक है। सबसे पहले ऐड करनी है ड्रॉप ऑफ वाटर टेस्ट ट्यूब में जिसके बीच में क्या है? गैस है। फिर कवर करना है टेस्ट ट्यूब को, शेक करना अच्छी तरह से। अगर शेक करने के बाद जो सोल्यूशन है वो ब्लू लिटमस और क्या कर दे, मीन्स जो सोल्यूशन आपको ऑब्टेन्ड हुआ है आपने ब्लू लिटमस या रेड लिटमस से उसको चेक करना है कि क्या वो एसिड है कि बेस है। अगर उसने ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दिया तो इसका मतलब जो गैस थी वो एसिडिक थी। जब चारकोल आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये चारकोल होता है कार्बन का बना होता है, ये ऑक्सीजन है आपकी, दोनों मिक्स होकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने रिएक्ट किया आपका वाटर के साथ तो उसने बनाया कार्बोनिक एसिड। इसीलिए क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड बना था इसलिए जो क्या बोल रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में टर्न हो गया। क्योंकि जब भी हमारा ब्लू लिटमस जो पेपर होता है अगर रेड में टर्न हो जाए सोल्यूशन में डिप करने के बाद तो आपका सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर आपका रेड लिटमस पेपर का सोल्यूशन में डिप करने के बाद ब्लू हो जाए तो सोल्यूशन आपका बेसिक होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी मदर के साथ कहाँ पे गई? ज्वेलरी की शॉप में गई। उसकी मदर ने ओल्ड ज्वेलरी दी गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए। दूसरे दिन जब वो ज्वेलरी शॉप पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा मतलब लॉस हो गया था वेट में। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्यों लॉस हो गया वेट में, ज्वेलरी के वेट में लॉस क्यों हो गया? जब पॉलिश की जाती है गोल्ड ऑर्नामेंट की उसे डिप किया जाता है एक लिक्विड में जिसे कहा जाता है एक्वा रेगिया। जब उसकी पॉलिश किया जाता है ना गोल्ड ऑर्नामेंट को तो उसको डिप किया जाता है एक लिक्विड में जिसे कहा जाता है एक्वा रेगिया। जो मिक्सचर होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का, और जो इन्वायरमेंट होता है एक्वा रेगिया का वहाँ पे आउटर लेयर जो होती है गोल्ड की वो डिज़ोल्व हो जाती है और उस अंदर की जो शाइनी लेयर है वो बाहर निकल आती है। जब उसको पॉलिश किया जाता है इसमें डिज़ोल्व किया जाता है ना तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है गोल्ड की वो निकल जाती है, उतर जाती है। वो जो अंदर की न्यू लेयर होती है वो बाहर आ जाती है, वो शाइन करने वाली। जो डिज़ोल्विंग लेयर है उसके कारण क्योंकि वो लेयर ऊपर बड़ी निकल गई तो रिडक्शन होगी वेट में किसके? ज्वेलरी में। तो ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन साथ में यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।